स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। भाई एक बात बोलूं, केदारनाथ की यात्रा लोगों के लिए सिर्फ एक दर्शन नहीं होता, कुछ लोगों के लिए वो उनका आखिरी सफर बन जाता है। पहाड़ों की उन ऊंचाइयों में, मंदिरों की घंटियों के बीच और ठंडी हवाओं की चीख में कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो सिर्फ वही समझ सकते हैं जो खुद उस मुकाम से गुजरते हैं। और ये राज हमेशा अच्छे नहीं होते। कई बार ये सफर लोगों के लिए एक नया जीवन देता है और कई बार ये उनका आखिरी पड़ाव बन जाता है। एक गलत कदम, एक छोटी सी भूल और कहानी वहीं खत्म। आज जो कहानी मैं तुमसे शेयर करने जा रहा हूं, ये कोई किताब की पुरानी कहानियों या कोई पुराने ग्रंथों का टुकड़ा नहीं है। ये एक असली हकीकत है, एक आप बीती है। एक बार, एक ऐसा पल जो एक बार सुनने के बाद कोई भी कभी भी भूल नहीं सकता। और मेरी गारंटी है जब आप सुनोगे तो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, तुम भी इसे भूल नहीं पाओगे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो बाय करने। बात है 2016 की, जून का महीना, जब केदारनाथ का सीजन पूरे चरम पर होता है। रोहित एक सिंपल मिडिल क्लास लड़का, ज्यादा कुछ नहीं चाहता था, बस अपनी बीवी के साथ एक बार भगवान के दर्शन करना, एक मन्नत पूरी करना। बचपन से सपना देखा था कि एक दिन मैं भी केदारनाथ के दर्शन करूंगा, और जब वक्त आया तो दोनों ने साथ मिलकर तैयारी शुरू कर दी। प्लेन टिकट्स, हरिद्वार का स्टे, ट्रैक का प्लान, सब कुछ एकदम परफेक्ट प्लान था। हरिद्वार से गौरीकुंड तक का सफर बहुत स्मूथ गया। लोगों का रश था, पर वो रिलीजियस एनर्जी सब कुछ मैनेज करवा देती है ना। लोगों के चेहरों पे थकान नहीं, उम्मीद थी। सबके कदम मंदिर की तरफ उठे जा रहे थे, जैसे भगवान उन्हें खुद बुला रहे हों। और फिर ट्रैक शुरू हुआ। ट्रैक करते वक्त जो फीलिंग आती है ना, जैसे हर कदम के साथ अपने अंदर कुछ टूट रहा हो, कुछ नया बन रहा हो। ठंडी हवाएं, आंखों के सामने बर्फ से ढके हुए पहाड़ और पीछे बजती घंटियों की आवाज, कभी कभी तो लगता था जैसे हवा में कोई प्राचीन मंत्र गूंज रहे हैं। रोहित और उसकी वाइफ ने पूरा ट्रैक कंप्लीट किया और मन में एक अलग ही शांति थी। मंदिर के सामने जब पहुंचे तो लग रहा था जैसे सारी थकान गायब हो गई। आंखों में आंसू, हाथों में प्रार्थना। भगवान के चरण छूने के बाद एक पल के लिए सब कुछ थमा हुआ लगा। लेकिन जब मंदिर के दर्शन हो गए और वापस नीचे उतरने का प्लान बनाने लगे तो उन्होंने सुना एक शॉर्टकट रास्ता है, पुराना ट्रैक का एक टुकड़ा जो अब अबेंडन है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट और एडवेंचरस है। किसी लोकल ने उन्हें कैजुअली बताया था, बस वो रास्ता पकड़ लो, थोड़ा रिस्की है पर सेफ है और जल्दी निकल जाओगे। और वही गलती कर दी उन्होंने। सोचा कि इतना कुछ मैनेज कर लिया है, ये भी हो ही जाएगा। पर केदारनाथ के रास्ते और ये पहाड़ी सफर कभी कभी इंसान का गुरूर तोड़ने के लिए ही बनाए गए हैं। और नीचे वापस लौटने के सफर से शुरू होती है रोहित और स्नेहा की ये हॉन्टिंग स्टोरी। उन्होंने जब पुराने रास्तों पर कदम रखे ना, कि तभी हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई, जैसे कोई चीज जो नजर नहीं आती वो आसपास मंडरा रही हो। कहा जाता है कि जहां पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, वहीं नेगेटिव एनर्जीज भी रहती हैं। कुछ लोग इस बात पर यकीन करते हैं और कुछ लोग नहीं। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप किस पर यकीन करते हैं। आपको क्या लगता है कि नेगेटिव एनर्जीज होती हैं या फिर सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज ही होती हैं? जैसे जैसे वो दोनों उस पुराने रास्ते पे चले, हवा में कुछ अजीब सा होने लगा था। एकदम से वो जो पहले ठंडी हवा चल रही थी, अब वो एक डर और शोर के बीच की खामोशी जैसी फील हो रही थी। जैसे कुछ तो हो पर समझ नहीं आ रहा था। हर कदम के साथ वो ठंडक जैसे ही स्नेहा को धीमा कर रही थी और दिल में एक घबराहट का एहसास हो रहा था। पर फिर फॉग भी धीरे धीरे घना होने लगा। पहले लगा कि ये तो पहाड़ों का आम माहौल है, लेकिन जब फॉग और थिक होने लगा तब सब कुछ बदल गया। सब कुछ ब्लर हो गया, एक दूसरे को देखना भी मुश्किल होने लगा था। रोहित ने अपनी बीवी की तरफ देखा,
और उसका चेहरा भी धुंधला गया। दिल में एक उलझन थी जो शायद उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी, और स्पेशली इस ट्रिप पे। अब ये फॉग सिर्फ एक फिजिकल रुकावट नहीं थी, ये कुछ और था। जैसे सब चीजें धीरे धीरे खुद को छुपाने लगी थी। रोहित को लगा कि वो बस एक सपना देख रहा है, ऐसा सपना जहां सब कुछ अपनी जगह पर था, फिर भी कुछ हो रहा था जो समझ नहीं आ रहा था। स्नेहा पीछे थी और रोहित आगे। जैसे ही उसने पीछे देखा और वो डर गया। स्नेहा वहां नहीं थी, पीछे सिर्फ एक खाली रास्ता था। रोहित की आंखों ने जो देखा वो बिल्कुल समझ नहीं पाया। रास्ता बिल्कुल खाली, सिर्फ फॉग था और एक अजीब सा सन्नाटा जो हर चीज को अपने अंदर खींच रहा था। वो सब जो पहले था अब वैसा कुछ भी नहीं था। ऐसा लगा कि जैसे उस रास्ते में कोई दूसरा और पुराना एक अजनबी कुछ चल रहा है। उसने सोचा हो सकता है कि स्नेहा कुछ देर पीछे रुकी हो, पर जब उसने ध्यान से देखा तो वहां कोई नहीं दिख रहा था। दिल में एक स्ट्रेंज सा शोर था, जैसे कुछ गलत हो गया हो। स्नेहा कहीं नहीं थी। कुछ पल में सब कुछ इतना बदल गया था कि रोहित को लग रहा था जैसे सब कुछ एक इल्यूजन हो। ये सब कुछ गलत हो रहा था, पर समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था, कहां गई थी स्नेहा, कहां गायब हो गई थी स्नेहा। ऐसे ग्लूमी एटमॉस्फेयर में एक दूसरी बात भी समझ आ रही थी। कुछ अजीब सा तो हो रहा था वहां, और ये सब जो हुआ वो ना तो किसी ने कभी सोचा था और ना ही किसी ने कभी इमेजिन किया था कि ऐसा भी हो सकता है। अब ये फॉग, ये सन्नाटा, ये सब कुछ रोहित के लिए एक पजल बन गया था। उसे लग रहा था कि कुछ उसके आसपास का एक छोटा सा मूवमेंट और कुछ कह रहा हो, पर क्या, वो ये समझ ही नहीं पा रहा था। एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी। पहले तो सिर्फ दिल धड़क रहा था, अब लग रहा था जैसे सांस लेना भी मुश्किल काम बन गया है। फॉग इतना घना हो गया था कि सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ सिर्फ एक अजीब सी गीली सी ठंड में लिपटा हुआ सन्नाटा था। रोहित ने पीछे मुड़कर चीखना शुरू किया, स्नेहा, स्नेहा तुम कहां हो? पर उसकी आवाज जैसे हवा में घुल के गायब हो रही थी। कोई इको तक नहीं था वहां, जैसे कोई उसकी चीख को चबाए जा रहा हो। सिर्फ हवा, एक अजीब सा लो हमिंग साउंड, जैसे कोई वहां दूर दूर तक था ही नहीं। एक अजीब सी कसक थी इस सन्नाटे में। रोहित ने एक कदम पीछे लिया, आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने फिर जोर जोर से आवाज दी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं था। और तभी फॉग के बीच कुछ हिलता हुआ सा दिखाई दिया। पहले लगा कि कुछ पेड़ या पत्थर होगा, पर वहां फिर धीरे धीरे एक परछाई नजर आने लगी। एक लंबा सा साया सफेद कपड़ों में लपटा हुआ। रोहित की आंखें फट गईं। फॉग के बीच से एक साधु सामने आ रहा था, पूरा सफेद कपड़ा जिसमें ना कोई रंग ना कोई दाग। एक लंबा लकड़ी का डंडा हाथ में, और सबसे ज्यादा डरावना था उसका चेहरा। वो बिल्कुल धुंधला था, जैसे फॉग का हिस्सा। ना आंखें ना नाक, कुछ भी क्लियरली नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ एक वेग हिलती हुई सी परछाई। रोहित ठहर गया, उसके पैर जमीन में गड़ गए हों। पता नहीं क्यों, पर उस साधु को देखते ही एक कच्ची ठंड उसके रीढ़ की हड्डी के अंदर घुस गई। पूरा शरीर जैसे एकदम नम हो गया हो। हवा और फॉग की ठंडक वहां एक अलग ही माहौल बना रही थी, और उस साधु को देखकर जो ठंडक महसूस हुई वो और भी खतरनाक थी, जैसे मौत के छूने से पहले की ठंडक हो। साधु कुछ नहीं बोला, सिर्फ अपने कान तक ले जाकर हाथ उठाया और फिर एक डायरेक्शन में इशारा कर दिया, सीधा एक अंधेरे भरे रास्ते की तरफ। कोई शब्द नहीं, कोई मुस्कान नहीं, बस एक डेड साइलेंस था वहां पे, और एक ठंडा इशारा। उस पल में रोहित के अंदर जो चीजें लड़ रही थी, एक दिल कह रहा था कि मत जा, कुछ गलत है, और दूसरा दिल कह रहा था कि स्नेहा उस तरफ हो सकती है। हवा और फॉग में उस साधु की चाल अननेचुरल थी, जैसे वो चल नहीं रहा था, फॉग में तैर रहा था, बस हवा में उड़ रहा था। उसका डंडा भी कभी जमीन को छूता ही नहीं था, और जब वो आगे बढ़ा तो उसके कदम की कोई आवाज तक नहीं आई, जैसे वो इस दुनिया का था ही नहीं। रोहित को उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि ये साधु उसके लिए एक फरिश्ता बन के आया है या फिर एक अनइनवाइटेड फियर। रोहित की हालत इतनी टाइट हो गई थी कि सांस लेने में भी आवाज आ रही थी, हाथ कांप रहे थे, पर आंखों में एक ही चीज थी,
कि स्नेहा को ढूंढना है, चाहे कुछ भी हो जाए। रोहित बिना सोचे समझे उस साधु के दिए हुए डायरेक्शन में दौड़ गया। फॉग के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए हर कदम लगता जैसे पैर किसी अनजानी मिट्टी में धंसते जा रहे हों। हवा में एक अजीब सा वजन था, जैसे कोई उसे पकड़ के रोक रहा हो, खींच रहा हो, पर उसने अपनी सारी ताकत जोड़कर बस दौड़ना जारी रखा। सांस फूल रही थी, दिल का धड़कना तो जैसे कान के अंदर से सुनाई दे रहा था, पर कदम रुक नहीं रहे थे। आंखों के सामने बस स्नेहा का चेहरा था, उसकी मुस्कान थी, उसकी आंखों का डर। और जैसे ही 2-3 मिनट भागा, फॉग थोड़ा हल्का हुआ और सामने एक छोटी सी जगह नजर आई। एक टुकड़ा जैसे फॉग के बीच एक आइलैंड बन गया हो। वहां सफेद फॉग के समुंदर में जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर स्नेहा बैठी थी। पूरा शरीर कांप रहा था, कपड़ों पर मिट्टी लग रही थी और हाथ पैरों पर थोड़ी चोट थी और उन चोट से खून निकल रहा था। पर जो सबसे बड़ी चोट थी वो उसकी आंखों को लगी थी, एक डर की, एक खौफ की। वो हिल भी नहीं पा रही थी, बस एक जगह जमी हुई थी, जैसे किसी ने उसे जमीन से चिपका दिया हो। रोहित का दिल एक पल के लिए थमा और बिना कुछ सोचे वो उसके पास दौड़ गया। चिल्लाते हुए वो घुटनों के बल उसके सामने बैठा, उसके कंधों को पकड़ के हिलाया और उससे पूछा कि स्नेहा, तुम यहां क्या कर रही हो? स्नेहा की आंखों से आंसू गिरने लगे और जैसे ही स्नेहा ने उसके हाथ महसूस किया, उसने अपने दोनों हाथों से रोहित को कस के पकड़ लिया, जैसे डर के समुंदर में डूबते हुए को किसी का सहारा मिल गया हो। रोहित भी खुद को नहीं रोक पाया, आंखों से आंसू बह गए। जमीन पर दोनों की हालत देखने लायक थी। वक्त जैसे रुक गया था और फिर जैसे ही रोहित ने स्नेहा को संभाल कर उठाया, दोनों की हालत खराब थी। कपड़े गीले, शरीर ठंडा और आंखों में अब तक का सबसे बड़ा डर नजर आ रहा था। फिर भी एक इंसानी इंस्टिंक्ट होती है ना कि शुक्रिया अदा करने की। रोहित ने अपने सर घुमाकर उस साधु को उस फॉग में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उन्हें वो साधु वहां दिखाई ही नहीं दे रहा था, जैसे वो साधु वहां था ही नहीं। ना वो साधु था, ना ही उसका डंडा और ना ही कोई आहट। बस फॉग का एक घना समुंदर और एक ऐसी खामोशी जिसमें अपनी सांस तक अजीब लगने लगे, जैसे वो साधु कभी वहां था ही नहीं, जैसे कोई रोहित ने सपना देखा था या फिर कुछ और। ज्यादा देर वहां रुकना सेफ नहीं था। रोहित ने स्नेहा को अपने कंधे पर सहारा दिया और दोनों लड़खड़ाते हुए सीधे नीचे पहाड़ के एक लोकल आश्रम तक पहुंचे। रात होने लगी थी और ठंड इतनी तेज थी कि अब शरीर की हड्डियां भी जवाब दे रही थी। आश्रम के गेट पे पहुंचते ही एक बूढ़े पुजारी उन्हें मिले, जिनके चेहरे पे एक अजीब सी शांति और गहराई थी। जब रोहित ने उन्हें अपना पूरा हाल सुनाया, साधु के मिलने से लेकर स्नेहा के मिलने तक की पूरी कहानी बताई, तो पुजारी कुछ देर तक चुप रहे। बस उनकी आंखें रोहित और स्नेहा को एक स्थिरता से देख रही थी, जैसे वो कुछ ऐसी चीजें देख रहे थे जो आम इंसान समझ नहीं सकता। और फिर एक गहरी सांस लेकर पुजारी ने सिर्फ इतना कहा कि बेटा, तुम्हारा जीवन किसी ने वापस दिया है और किसी को ये मौका नहीं मिलता। इतनी सिंपल लाइन थी, पर उसके पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी थी जो रात के सन्नाटे को और ज्यादा गहरा और ठंडा बना गई। उस रात रोहित और स्नेहा आश्रम में ही रहे, लेकिन उन दोनों के बीच में एक अजीब सा खौफ था। एक आंखें जो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ। वो लोग शायद ये रात जिंदगी भर भूलने नहीं वाले थे। उस रात आश्रम के एक छोटे से ठंडे कमरे में एक पुराना कंबल ओढ़े रोहित और स्नेहा सो रहे थे। कमरे के एक कोने में छोटा सा दिया जल रहा था, जो हल्की सी पीली रोशनी कमरे में फैला रहा था। बाहर एक फॉग काफी घना था और खिड़कियों के कोने से ठंडी हवा सीटी मार रही थी। सब कुछ शांत था, एक अननेचुरल साइलेंस। कहीं एक अजीब सी हलचल महसूस हुई और उसी बेचैनी में रोहित की आंख खुल गई। कुछ सेकंड्स के लिए वो समझ नहीं पाया कि कौन सी दुनिया में है, पर जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ देखा और उसका सारा जिस्म ठंडा पड़ गया। फॉग के बीच कमरे के दरवाजे के उस पार वही साधु खड़ा था, वही सेम सफेद कपड़े, वही लंबा सा डंडा। साधु का चेहरा पहले जैसे धुंधला नहीं था,
बल्कि पूरा काला पड़ चुका था। जहां आंखें होनी चाहिए थी वहां दो खाली अंधेरे छेद जैसे गुब्बारे थे, जैसे अंधेरों का समुंदर उन आंखों में सिमट गया हो। वो साधु कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ खड़ा था सीधा रोहित को घूरते हुए, और रोहित का मन जैसे चीख चीख के कह रहा था, आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो। दिल की धड़कनों का इतना शोर था कि लग रहा था आश्रम की दीवारें तक सुन सकती हैं। हिम्मत जुटाकर उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली, लेकिन कुछ लम्हों तक वो बस सांसें रोककर पड़ा रहा। और जब फाइनली कुछ सेकंड्स के बाद थोड़ी हिम्मत करके आंखें खोली तो देखा दरवाजा अब थोड़ा सा खुला हुआ था। फॉग का एक पतला सा लेयर अंदर घुस आया था और कमरे में एक अजीब सी स्मेल फैल गई थी। वो स्मेल जैसे पुरानी सड़ी मिट्टी की थी। रोहित ने चुपचाप स्नेहा को जोर से अपने पास खींच लिया। उसका मन कह रहा था कि कुछ तो अभी भी यहीं है, कुछ जो हम देख नहीं पा रहे हैं पर महसूस कर सकते हैं। वो रात कब और कैसे निकल गई, उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आया। कहते हैं कि केदारनाथ के कुछ पुराने रास्ते ऐसे हैं जहां कुछ लोग अपना सफर कभी पूरा नहीं कर पाते। जो लोग वहां अपने सपने, अपनी दुआएं, अपने अरमान अधूरे छोड़ जाते हैं, वो आज भी उस मिस्ट भरे हवाओं में भटकते रहते हैं, और जब तक किसी और का सफर पूरा नहीं करवा देते तब तक वो खुद मुक्ति नहीं पाते। शायद उस दिन उस साधु ने भी वही किया था। शायद रोहित और स्नेहा का सफर पूरा करवाना ही उसकी पुरानी कसर थी, उसका अधूरा सपना जो वो पूरा कर गया, बिना कुछ बोले, बिना कुछ सच दिखाए। लेकिन जब कभी रोहित ने उस रात के बारे में सोचा, या जब कभी वीरानी रात में उसे वो सड़ी मिट्टी और बासेपन की वही पुरानी स्मेल महसूस होती, तब उसके दिल के किसी कोने में एक छोटी सी आहट उठती, एक ऐसी फीलिंग जो वो आज तक कभी समझ नहीं पाया कि शायद साधु कुछ और भी छोड़ गया था उनके अंदर। क्या था वो, कोई नहीं जानता, और शायद कभी जान भी नहीं पाएगा। कभी कभी सफर सिर्फ रास्ते का नहीं होता, कुछ सफर होते हैं जिनको हम खुद नहीं चुनते, वो हमें चुनते हैं। रोहित और स्नेहा वापस जरूर आए थे, लेकिन कुछ था, कुछ ऐसा जो उनके साथ वापस आया था। क्या था वो? क्या वो सिर्फ एक याद थी, या कुछ और भी था जो किसी कोने में छुपकर आज भी उनके साथ चल रहा है? क्या पता कभी किसी और सफर में फिर दिखाई दे। अगली बार जब भी किसी वीरान रास्ते पर चलो और कोई अनजान हाथ आपको रास्ता दिखाए, तो एक बार जरूर सोच लेना कि कहीं कोई अधूरा सफर आपका इंतजार तो नहीं कर रहा। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई किस्सा है, तो उसे मेरे साथ जरूर शेयर करें। आप अपनी कहानी नीचे दिए हुए ईमेल पर भेज सकते हैं। और अगर आप ये कहानी स्पॉटिफाई पर सुन रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें, शो को रेट करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा जेस्चर मुझे और भी थ्रिलिंग कहानियां बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आज की कहानी में बस इतना ही। आप सुन रहे थे द हॉरर शो बाय करनेक्ट।